तो लास्ट लेक्चर में हमने KVL KCL ये रूल्स देख लिए थे और इस लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे ले रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स दो टाइप के होंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। ये बिल्कुल वैसे ही जैसे रेजिस्टेंस में होता है सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो लेट अस फर्स्ट टेक सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। तो सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, सपोज मैं यहाँ पे थ्री कैपेसिटर्स ले रहा हूँ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। तो सपोज 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज और इन 3 कैपेसिटर्स को एक बैटरी से यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। तो सपोज दिस इज द बैटरी जिनसे ये कनेक्टेड है और कैपेसिटर्स के नाम यहाँ पे देते हैं, लेट्स से जैसे C1 तो कैपेसिटर्स के यहाँ पे नाम देते हैं, लेट्स से दिस इज C1, दिस इज C2 एंड लेट्स से दिस इज C3। और जो बैटरी है, सपोज हमने V वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगाई है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इक्विवेलेंट? इन तीनों को मुझे यहाँ से रिप्लेस करना है और रिप्लेस करके इन तीनों के जगह पे मेरे को एक सिंगल कैपेसिटर लगाना है। लेकिन वो सिंगल कैपेसिटर कैसा होना चाहिए उसको देखना होगा यहाँ पे। तो सपोज़ ये जो 3 कैपेसिटर्स हैं, इन 3 कैपेसिटर्स की वजह से बैटरी से जो चार्ज यहाँ पे ड्रॉ होता है, सपोज़ बैटरी से जो चार्ज ड्रॉ हो रहा है वो चार्ज यहाँ पर ड्रॉ हो रहा है लेट्स से Q के बराबर। तो बैटरी से जो चार्ज यहाँ पे चला, Q के बराबर चार्ज यहाँ से बैटरी से चला और उसके बाद सर्किट स्टेडी स्टेट में आ गया। स्टेडी स्टेट में आने का मतलब है कि जितना चार्ज इन पे आना था उतना चार्ज इन पे आ गया होगा तीनों पे, और उसके बाद फर्दर अब कोई चार्ज नहीं आ रहा। तो सपोज़ बैटरी से होकर के जो टोटल चार्ज यहाँ फ्लो हुआ है वो टोटल चार्ज यहाँ पे Q के बराबर फ्लो हुआ। तो यहाँ पर भी यहाँ पे Q के बराबर चार्ज पहुँच जाएगा। इसका मतलब तो ऑन दिस प्लेट वी विल हैव प्लस Q। ये जितने भी चार्जेस होते हैं वो हमेशा इनर सरफेस पे होते हैं, लेकिन जस्ट मैं उसको बस यहाँ पे लिख करके ऐसे दिखा रहा हूँ। अगर यहाँ पे प्लस Q है तो इस प्लस Q की रिक्वायरमेंट हमेशा क्या होती है कि उसके सामने यहाँ पर एक माइनस Q होना चाहिए। तो यहाँ पे ये जो प्लेट है, इस प्लेट के इनर सरफेस पे यहाँ पे माइनस Q चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हो गया माइनस Q, तो प्लस Q माइनस Q। लेकिन ये जो माइनस Q यहाँ पर आया है, ये माइनस Q यहाँ पर आया कहाँ से होगा? तो थोड़ा सा आप यहाँ पर अब इस सिस्टम को देखो। ये जो सिस्टम यहाँ पर है, इसको मैं सर्किल कर रहा हूँ इस सिस्टम को। तो ये जो सिस्टम है यहाँ पे, आप इन दोनों प्लेट्स को अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों प्लेट्स बस आपस में कनेक्टेड है और इन दोनों प्लेट्स का कहीं और से कोई कनेक्शन है ही नहीं। यहाँ पे ऐसा नहीं हो सकता है कि इस प्लेट पे या इस प्लेट पे यहाँ से एक बैटरी से कोई चार्ज डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाए या इस प्लेट से कोई चार्ज डायरेक्टली यहाँ पर पहुँच जाए। तो इस तरीके का जो सिस्टम होता है, दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो दिस काइंड ऑफ सिस्टम इज़ कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। इसको आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। और आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब है कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को ना तो कोई बाहर से चार्ज दिया जा रहा है ना फिर यहाँ से कोई चार्ज उनसे लिया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि इस तरीके के सिस्टम का जो नेट चार्ज है वो कंजर्व रहना चाहिए। और हम हमेशा यही अज्यूम करेंगे कि जो कैपेसिटर प्लेट्स हैं वो इनिशियली अनचार्ज थे, कोई चार्ज नहीं था, उनको बैटरी से कनेक्ट करके चार्ज करने की कोशिश की जा रही है। तो इसका मतलब कि पहले 0 चार्ज था नेट मिला करके यहाँ पे, और अभी भी 0 होना चाहिए। तो फिर ऐसा लगता है कि यहाँ पर जो माइनस Q इस सरफेस पे या इस प्लेट पे आया है वो यहाँ से चल करके यहाँ पर आया है। या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ये जो लेफ़्ट वाली प्लेट है इससे इस साइड में Q चार्ज चला गया होगा, जिससे इधर तो Q हो गया और इधर माइनस Q हो गया। तो इस पर जो चार्ज रहेगा वो चार्ज यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिर कितना हो जाना चाहिए? प्लस Q। तो दिस चार्ज इज़ प्लस Q। यहाँ पे जो चार्ज होगा, अगर यहाँ प्लस Q है तो यहाँ की रिक्वायरमेंट क्या? माइनस Q यहाँ पर होना चाहिए। और फिर अगेन उसी लॉजिक से कि ये दोनों जो प्लेट्स हैं, ये दोनों प्लेट्स एक तरीके से अगेन आइसोलेटेड सिस्टम फॉर्म कर रही हैं। तो यहाँ पर प्लस Q और यहाँ पे अगेन माइनस Q। तो आप जितनी प्लेट्स इस तरीके से 1 बाई 1 एक के बाद एक लेते जाओ, हर जगह पर आपको ये प्लस Q माइनस Q यहाँ पर इस तरीके से मिलते जाएंगे इसमें। तो सबसे पहली चीज़ जो निकल करके आ रही है यहाँ पर सीरीज़ कॉम्बिनेशन में कि जितने भी यहाँ पर ये कैपेसिटर्स हैं, सभी कैपेसिटर्स के ऊपर जो चार्जेस हैं वो चार्जेस इक्वल हैं। अब मुझे इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस करना है एक दूसरे सिस्टम के साथ में। तो मुझे इसको रिप्लेस करना है इसके इक्विवेलेंट के साथ में। तो इक्विवेलेंट का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? तो इन तीनों के सिस्टम को मेरे को एक सिंगल कैपेसिटर सिस्टम से रिप्लेस करना है और ये रिप्लेसमेंट ऐसा होना चाहिए, ये जो कैपेसिटर है उसके कैपेसिटेंस वैल्यू कुछ ऐसी होनी चाहिए
जिसको अगर मैं उसी बैटरी से कनेक्ट करूं तो बैटरी से वो भी उतना ही चार्ज ड्रॉ करे जितना इन तीनों ने मिल करके किया है। तो इन तीनों ने मिल करके जितना चार्ज ड्रॉ किया है, अकेले इसको भी उतना चार्ज यहाँ ड्रॉ करना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर चार्ज प्लस क्यू और यहाँ पर चार्ज हो जाएगा इसमें माइनस क्यू। अब मुझे ऐसे सी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसी को मैं यहाँ पर बोल दूंगा दिस इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इस सी की वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करके देखते हैं इसमें। तो सी की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए अब कई सारे तरीके हो सकते हैं। हमने ऑलरेडी केवीएल पढ़ लिया है सर्किट के लिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, यानी कि जो पोटेंशियल राइज और पोटेंशियल ड्रॉप्स होते हैं सब मिला जुला करके बराबर होते हैं। जैसे अगर आप सपोज़ अगर आप बैटरी के इस पॉइंट से, यानी कि एक तरीके से बैटरी का टर्मिनल ही मान के चलो इसको, बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल, और ये टर्मिनल और इधर वाला ये जो टर्मिनल है, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V के बराबर है। ये लोअर पोटेंशियल पर है और एक तरीके से हायर पोटेंशियल पर है। तो अगर आप इस लेफ्ट वाले पॉइंट से, सॉरी इस राइट वाले पॉइंट से इस लेफ्ट वाले पॉइंट की तरफ इधर जाओगे तो पोटेंशियल में जंप आएगा, V का जंप आएगा। फिर जब आप यहाँ पर जब वायर्स में जाते हो तो वायर्स में बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है। जब बीच में कुछ भी नहीं आता तो हम बोलते हैं कि कोई पोटेंशियल में ना तो ड्रॉप हुआ है ना राइज हुआ है। तो यहाँ से यहाँ जाने में कोई पोटेंशियल ड्रॉप या राइज हम बोलते हैं कि नहीं हुआ है। यहाँ से यहाँ तक जाने में भी नहीं हुआ है। लेकिन अब प्लेट्स आ गए और प्लेट्स के बीच में आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाता है यहाँ पे, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, तो प्लस से माइनस की तरफ इधर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है टुवर्ड्स राइट। तो आप अगर इस डायरेक्शन में जाओगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जा रहे हो और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पोटेंशियल में ड्रॉप आता है। तो एक ड्रॉप यहाँ पर आएगा, फिर ड्रॉप यहाँ पर आएगा इस कैपेसिटर पे, फिर ड्रॉप यहाँ पर आएगा। तो ये सारे जो ड्रॉप्स हैं वो यहाँ से हम जो इस राइज जो हमें मिला था उस राइज के बराबर होने चाहिए। तो जितने ड्रॉप्स उतने राइज होने चाहिए। तो ये सारे जो आप इधर से इधर चलते चले जा रहे हो तो ड्रॉप 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 3 ड्रॉप हुए, और जो आप यहाँ पर ऐसे गए तो एक राइज हुआ। तो कुल मिला करके ये जो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है, हम ऐसा बोलेंगे कि बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको तीनों मिलकर कंज्यूम कर रहे हैं। जितना ये प्रोवाइड कर रहा है उतना ही सम इन तीनों के ऊपर भी आ रहा है। तो कैसे भी आप इसको देख सकते हो। तो अब मैं इसके लिए इक्वेशन यहाँ पे लिखने वाला हूँ। इक्वेशन लिख करके वी कैन फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस के लिए इक्वेशन, तो ये जो कैपेसिटर C1 है इस पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। इसी तरीके से ये जो कैपेसिटर है इससे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। इस तरीके से चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस, हर जगह चार्ज बराबर है यहाँ पे, एंड दिस इज इक्वल टू उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इस पे है तो Q/C। अब देखोगे ये Q का फैक्टर हर जगह से कैंसिल हो जाएगा इसमें, और एक सीधी सी इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे 1/C। एक तरीके से 1/C इक्वलेंट है ये, दिस इज 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। अगर और भी इस तरीके से हैं तो उनको आप ऐड करते हुए जा सकते हो। तो अगर आपने रेजिस्टेंस का पढ़ा होगा, जिससे जनरली 10th में रेजिस्टेंस कहा जाता है, तो रेजिस्टेंस में ये जो फार्मूला होता है ये फार्मूला पैरेलल के लिए होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए, लेकिन कैपेसिटेंस में इसका जस्ट उल्टा आ रहा है। इस तरीके का ये जो फार्मूला आ रहा है, फार्मूला यहाँ पर इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए आ रहा है, 1/C वाला जो फार्मूला यहाँ पर आ रहा है इसमें। अब इसके बाद में इस सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड जो डिफरेंट पॉइंट्स हो सकते हैं, उन पॉइंट्स को यहाँ पर एक जगह पर हम उसको रख लेते हैं, सारे पॉइंट्स देख लेते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड। तो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। तो लेट अस राइट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग सीरीज कॉम्बिनेशन। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये जस्ट ऑब्जर्वेशन है, बाकी हमने देख ही लिया क्या होता है फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो एक एक करके ये पॉइंट्स यहाँ पे लिखते चले जाते हैं। तो जो पहला पॉइंट है यहाँ पर इसमें कि आप देखोगे कि जितने भी यहाँ पर ये कैपेसिटर्स हैं, जितने भी कैपेसिटर्स हैं, सभी कैपेसिटर पे चार्जेस इक्वल हैं। तो एक के बाद एक यहाँ पर कनेक्टेड है, इन सभी पे चार्जेस इक्वल हैं। अगर मैं इसको रेजिस्टेंस से कंपेयर करूँ तो रेजिस्टेंस में सभी पे करंट इक्वल हो जाता है, यहाँ पे चार्ज इक्वल हो रहा है इसमें। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज इक्वल, सभी पे चार्जेस यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं इसमें। नेक्स्ट पॉइंट बनता है यहाँ पर इसमें। तो बाय ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं, इसमें जो C इक्वलेंट की वैल्यू आती है, द वैल्यू ऑफ C इक्वलेंट फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, हमेशा ये कम होगी। किससे कम होगी, मिनिमम ऑफ
जितने भी आपने यहाँ पर लिए हैं, C1 लिया है, C2 लिया है, C3 लिया है, जितने भी हैं यहाँ पर, तो जितने भी ये कॉम्बिनेशन में कैपेसिटर्स यूज़ हो रहे हैं, इन सभी में जो मिनिमम वैल्यू है, ठीक है, मिनिमम ऑफ का मतलब ये हो गया कि इन सभी में जो मिनिमम वैल्यू है उससे भी आपका C इक्वलेंट यहाँ पर कम आने वाला है। तो C इक्वलेंट विल बी लेस देन द मिनिमम ऑफ ऑल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक कॉम्बिनेशन ले लूँ लेट्स से 2 और 3 का, ये 2 और 3 जो है सपोज सीरीज़ में कनेक्टेड है, तो 2 और 3 के कॉम्बिनेशन से अगर 2 ही हैं तो आप सीधे सीधे डायरेक्टली ऐसे भी कर सकते हो, याद रखने के हिसाब से एक बार मैं पूरा लिख देता हूँ ऐसे। C इज इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, आप लास्ट में इन्वर्स करना मत भूलो क्योंकि इन्वर्स करना भूल जाते हैं कई बार इसमें। डायरेक्टली बस इतना कैलकुलेट किया, RHS कैलकुलेट किया और उसी का आंसर कर देते हैं। तो C1 C2 डिवाइड बाई C1 प्लस C2, तो C1 C2 यहाँ पे हो जाएगा 6 और C1 प्लस C2 हो जाएगा 5, तो दिस इज 1.2 एंड दिस 1.2 इज लेस देन 2, दिस 1.2 इज लेस देन 3। तो जितने भी होंगे सबसे ये आंसर हमेशा कम ही आएगा, ठीक है, किसी के बराबर या किसी से ज़्यादा यहाँ पर नहीं आ सकता। इट इज़ ऑलवेज लेस देन ऑल दिस वैल्यूज़। फिर उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर, इसमें आप यहाँ पर ये लिख सकते हो इसमें कि जैसे हमें पता है कि फॉर्मूला जो होता है वो Q इज़ इक्वल टू CV, तो फॉर्मूला इज़ Q इज़ इक्वल टू CV। अगर मैं इस फॉर्मूले से देखूँ यहाँ पे तो सबके ऊपर जो चार्ज है वो चार्ज तो सब पे बराबर ही आ रहा है, यहाँ पे चार्ज इज इक्वल ऑन ऑल, तो चार्ज सभी पे बराबर। इसका मतलब कि सभी पे जो C इंटू वी का प्रोडक्ट है, C इंटू वी का प्रोडक्ट सभी पे कांस्टेंट है, एक तरीके से सभी पे C इंटू वी का प्रोडक्ट बराबर हो गया। तो C इंटू वी का प्रोडक्ट सभी पे अगर बराबर है तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो सभी का पोटेंशियल डिफरेंस है, सभी कैपेसिटर्स के प्लेट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर कैपेसिटेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंस अगर सीरीज में ये कैपेसिटर्स कनेक्टेड है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं पोटेंशियल डिफरेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटेंस, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हमने यहाँ पे लिखा है अगर सभी पे चार्जेस इक्वल हैं तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दिस। अभी जस्ट एक एग्जांपल देखेंगे, उसमें इसको देख लेंगे ये कैसे हो रहा है, यहाँ पे किस तरीके से यहाँ पे Q इज इक्वल, इससे ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल वाला एक एग्जांपल करके देख लेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट अगर मैं यहाँ पर पूरे सिस्टम की एनर्जी अगर यहाँ पे लिखूँ इसमें कि पूरे सिस्टम की जो एनर्जी है वो एनर्जी यहाँ पर है कितनी, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ U इज इक्वल टू, एक एक कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट करते हैं तो सब पे चार्ज बराबर है, Q स्क्वायर बाई 2C 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे Q स्क्वायर बाई 2C 2 हो जाएगा। इस तरीके से आप इस एनर्जी को ऐड करते चले जाओ। Q स्क्वायर बाई 2 आप कॉमन ले लो तो एक तरीके से हो जाएगा 1/C1 1/C2, और ये 1/C1 1/C2 यहाँ पर क्या है, ये 1/C इक्वलेंट है, तो Q स्क्वायर बाई 2C इक्वलेंट। तो अगर मेरे को डायरेक्टली ये पता करना है कि जितने भी कैपेसिटर्स हैं सब में कितनी एनर्जी स्टोर है, तो डायरेक्टली मैं यही काम कर सकता हूँ, U इज इक्वल टू Q स्क्वायर बाई 2C इक्वलेंट लिख दिया, इससे डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा मुझे यहाँ पे। आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो हाफ C इक्वलेंट इंटू V का स्क्वायर, V जो हमने बैटरी यहाँ पे लगा रखी थी उसको भी यूज़ करके आप डायरेक्टली ये U का आंसर यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेट इसमें कर सकते हैं। तो जैसे मैं कह रहा था कि एक एग्जांपल यहाँ पे इन बिटवीन ले लेते हैं, तो एग्जांपल यहाँ पे कुछ ऐसा ले सकते हैं, सपोज़ एक 3 है और यहाँ पर एक 6 है, लेट्स से दिस इज 3 माइक्रोफेरेड कह सकते हैं, 6 माइक्रोफेरेड, और इसको मैंने एक बैटरी से यहाँ पर कनेक्ट कर रखा है। बहुत ही छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर, ये 6 वोल्ट बैटरी से कनेक्ट कर रखा है। तो अगर मैं इसका C इक्वलेंट निकालूँ तो C इक्वलेंट यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली 3 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 प्लस 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे इसका C इक्वलेंट। और ये भी दिख रहा है कि दोनों से कम आ गया, 3 से भी कम आ गया और 3 से कम आ गया, तो 6 से डेफिनेटली कम आ गया यहाँ पर इसमें ये। अब मुझे यहाँ पे अगर ये देखना है कि इस बैटरी से कितना चार्ज यहाँ पर गया, तो बैटरी से कितना चार्ज गया होगा, तो बैटरी को तो क्या दिख रहा है कि 3 और 6 तो है, लेकिन बैटरी के लिए तो वो 2 के बराबर ही है, तो बैटरी से कितना चार्ज गया होगा 6 इंटू 2, तो 12 माइक्रोकूलम इसके बराबर चार्ज जो है बैटरी से गया है। और बैटरी से जितना भी चार्ज गया है वही चार्ज इन दोनों पे आ जाता है, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन यहाँ से अगर 12 गया है तो इस पर भी +12 -12 होगा और 6 पे भी +12 -12 होगा यहाँ पर। अगर मैं दोनों पे पोटेंशियल डिफरेंसेस देखूँ कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो 3 वाले पे पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा यहाँ पर इसमें, तो चार्ज कितना है 12/3 4 वोल्ट,
इसी तरीके से अगर मैं 6 वाले पे देखूँ, इसलिए मैं V6 यहाँ लिख देता हूँ। 6 वाले पे अगर यहाँ पे देखूँ तो चार्ज कितना है 12 और कितना यहाँ पर इसका कैपेसिटेंस 6, तो यहाँ पे कितना हो गया 2 वोल्ट। आप खुद देख सकते हो कि 4 वोल्ट 2 वोल्ट अगर ऐड करेंगे तो बैटरी के बराबर ही हो जाएगा। और ऐसा ही होना चाहिए कि पूरी सप्लाई जो है वो 6 की है, तो पूरी सप्लाई 6 की है, तो ये दोनों मिल करके जो कंज्यूम कर रहे हैं, एक 4 कंज्यूम कर रहा है और एक 2 कर रहा है, और इनका रेशो अगर देखा जाए तो 4:2 यानी कि 2:1, और इनके कैपेसिटेंस का रेशो क्या है 1:2। तो कैपेसिटेंस का जो रेशो है 1:2 उसका जस्ट उल्टा आ रहा है, इन्वर्स आ रहा है, जो हमने अभी जस्ट यहाँ पर इसमें देखा है। इसको ऑब्जर्व करने का एक अच्छा तरीका यहाँ पर ये भी हो सकता है, इसमें देयर कैन बी अ गुड मेथड टू ऑब्जर्व दिस। आप ये जो V3 V6 की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करी है, इसको डायरेक्टली भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो वो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं यहाँ पे, तो V3:V6 मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो रेशो होगा, ये रेशो 1/3 कैपेसिटेंस का इन्वर्स रेशो है, 1/3:1/6। इस रेशो को आप थोड़ा सा सही कर लो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो तो 2:1 हो जाएगा। यानी कि जो बैटरी का वोल्टेज है 6 वोल्ट, वो आपको 2:1 में डिवाइड कर देना है। तो 2:1 में आपको 6 वोल्ट को डिवाइड करना है। तो 6 को अगर आप 2:1 में डिवाइड करोगे तो 1 वैल्यू इज़ 4 एंड अदर वैल्यू विल बी 2। तो डायरेक्टली आप यहाँ से भी इस तरीके से आंसर निकाल सकते हो इसका। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सपोज़ अगर मैंने n कैपेसिटर्स कनेक्ट कर रखे हैं यहाँ पर और सभी का कैपेसिटेंस इक्वल है, मैंने n कैपेसिटर्स कनेक्ट कर रखे हैं और सभी का कैपेसिटेंस इक्वल, तो n कैपेसिटर विद कैपेसिटेंस इक्वल टू C, अगर वो सीरीज़ में कनेक्टेड है तो इक्वलेंट क्या आएगा फिर? तो बहुत आसान है बताना यहाँ पे कि 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C, इस तरीके से चलता जाएगा। और कितने टाइम तक? n टाइम तक, तो n/C हो जाएगा। तो दिस विल बी n/C। तो अगर ये n/C हो जाता है तो जो नेट कैपेसिटेंस है, इसका रिवर्स करने पे आएगा नेट कैपेसिटेंस, तो जो नेट कैपेसिटेंस है C इक्वलेंट, वो C इक्वलेंट यहाँ पर हो जाएगा C/n के बराबर। तो C इक्वलेंट इज C/n। तो डायरेक्टली आप ये इस चीज़ को याद रख सकते हो कि अगर यहाँ पर n इक्वल कैपेसिटेंसेज हैं तो जो नेट कैपेसिटेंस सीरीज़ में आएगा वो C/n हो जाएगा। और सब पे जो वोल्टेज है, वोल्टेज भी इसी तरीके से V/n इक्वली डिवाइड हो जाएगा सभी के ऊपर। तो सीरीज़ के बाद में नेक्स्ट ले रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो डायग्राम मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि 3 कैपेसिटर्स हैं जो कि पैरेलल में कनेक्टेड है, और पैरेलल में यानी ज्योमेट्री से पैरेलल डिसाइड नहीं होता। पैरेलल का मतलब है कि सही पोटेंशियल डिफरेंसेस यहाँ पर इक्वल हैं। जिससे मान लीजिए कि अगर मैं यहाँ का पोटेंशियल अगर 0 ले लेता हूँ या कुछ भी ले लिया मैंने यहाँ पे, तो 0 है, तो जब मैं इस पॉइंट से बैटरी के इस टर्मिनल तक जाता हूँ तो बैटरी की वजह से V का एक जंप आ जाएगा यहाँ पे और इसका पोटेंशियल हो जाएगा V। अगर मैंने इसको 1 लिया होता तो फिर 1 में फिर V का जंप आता और ये V+1 हो जाता। तो बस ये है कि इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस जो है V होगा। तो अगर ये 0 है तो यहाँ से यहाँ अगर आप जाओगे तो ये भी 0 होगा फिर, क्योंकि बीच में कोई सर्किट एलिमेंट नहीं आ रहा। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा। इस तरीके से ये भी V होगा, ये भी V होगा और ये भी V हो जाएगा। तो आप सभी के लिए देख लो, सभी पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है V के बराबर ही आ रहा है। यहाँ पे V, यहाँ पे V, यहाँ पर भी V के बराबर आ रहा है। तो ऑल दिस 3 कैपेसिटर्स हैव द सेम पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देयर प्लेट्स। और इस सिस्टम को मेरे को रिप्लेस करना है एक सिंगल कैपेसिटर सिस्टम के साथ में, मुझे इसको रिप्लेस करना है। तो आई हैव टू रिप्लेस दिस सिस्टम विद अ सिंगल कैपेसिटर। तो इसका जो रिप्लेसमेंट है वो कुछ इस तरीके का होगा। एक सिंगल कैपेसिटर है यहाँ पर बस, और वही बैटरी है जो वहाँ पे हमने लगा रखी है, सेम बैटरी के साथ यहाँ पर कनेक्टेड है। तो हमें ये C कैलकुलेट करना है कि C यहाँ पर क्या होना चाहिए, सच दैट कि जितना चार्ज यहाँ से जा रहा है इसमें, उतना ही चार्ज ये अकेला यहाँ से लेना चाहिए। तो ये तीनों मिलके जितना चार्ज ड्रॉ कर रहे हैं, अकेला ये उतना चार्ज यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है। लेकिन अब की बार क्या होगा कि जब ये चार्ज यहाँ पे जाएगा तो देयर इज़ अ जंक्शन हियर, और जंक्शन पे हमेशा यहाँ पर ये होता है कि जितना यहाँ पर इनकमिंग है उतना ही आउट गोइंग होगा। लेकिन अब यहाँ पे अमाउंट कुछ और होगा, यहाँ पे अमाउंट कुछ और होगा, यहाँ पे अमाउंट कुछ और होगा इन जनरल। तो यहाँ पे जो अमाउंट है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ Q1 से, और यहाँ पे जो अमाउंट है उसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ Q2 और ये Q3। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे प्लस Q1 माइनस Q1 कुछ इस तरीके का चार्ज हो जाएगा। इस तरीके से प्लस माइनस Q2 यहाँ पे हो जाएगा, प्लस माइनस Q3 फिर यहाँ पर हो जाएगा इसमें। तो इस तरीके से यहाँ पे चार्जेस आ गए इसमें।
तो यहाँ पर सॉल्व करने के लिए जो इक्वेशंस हम बनाएंगे वो चार्जेस के टर्म्स से बनाएंगे। तो सॉल्व करने के लिए द इक्वेशन वी विल मेक विल बी इन टर्म्स ऑफ चार्जेस। तो चार्जेस के टर्म्स में इक्वेशन बन जाएगी कि चार्ज Q गया था और वो डिवाइड हो गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 में। और इस Q को आप अगर आप इस डायग्राम से देखो तो फ्रॉम दिस डायग्राम दिस Q इज इक्वल टू CV, डायरेक्टली आप लिख सकते हो इसको। और Q1 को आप लिख सकते हो यहाँ पे कि Q1 चार्ज है इस पर, और वो चार्ज कैपेसिटेंस मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो कैपेसिटेंस इज C1, पोटेंशियल डिफरेंस इज V। इस तरीके से C2V, C3V। V अब के बार कॉमन है, कैंसिल हो गया। पिछले बार जो कैंसिलेशन हुआ था वो चार्ज का हुआ था, चार्ज वॉज कॉमन इन ऑल। अब के बार पोटेंशियल डिफरेंस सभी के लिए कॉमन है। तो C इक्वलेंट या C जो है वो C1 प्लस C2 प्लस C3 हो गया। और अगर और भी इस तरीके के हैं तो उनको आप यहाँ पर इसमें इस तरह से ऐड कर सकते हो। तो रेजिस्टेंस के लिए जो सीरीज कॉम्बिनेशन में आता है वो यहाँ पर इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में आ रहा है। तो वी कैन ऑल्सो राइट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग पैरेलल कॉम्बिनेशन, जो कि डायरेक्टली हमें यहाँ पर दिख भी रहे हैं, उनको हम लिख लेते हैं। तो द फर्स्ट पॉइंट विल बी कि पोटेंशियल डिफरेंस सभी पे इक्वल है। पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम फॉर ऑल, ठीक है। तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर आप C इक्वलेंट का अगर कंपैरिजन करो यहाँ पे, तो C इक्वलेंट क्या है कि क्योंकि कैपेसिटेंस एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो हमेशा ही जब आप इनको ऐड करोगे तो ऐड करने से इनकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो C इक्वलेंट विल बी ग्रेटर देन, इन सभी में जो सबसे ज़्यादा होगा उससे भी ज़्यादा C इक्वलेंट आने वाला है। तो मैक्सिमम अब की बार लिखेंगे यहाँ पे, मैक्सिमम ऑफ व्हाट, जितने भी C1 C2 C3 जितने भी हैं। फिर उसके बाद में अगला यहाँ पर ये हो जाएगा इसमें कि अगर आप U लिखना चाहो तो U के लिए सीधे सीधे आप हाफ C इक्वलेंट इंटू V स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि आप जब इनको ऐड करोगे तो हाफ C1 V स्क्वायर, हाफ C2 V स्क्वायर और हाफ V स्क्वायर कॉमन होगा तो C1 प्लस C2 प्लस C3 C इक्वलेंट। और उसके बाद में इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि बैटरी से कितना चार्ज गया डिवाइड बाय 2C इक्वलेंट। नेक्स्ट पॉइंट इज, क्योंकि यहाँ पे V हर जगह पे बराबर है, V इज़ कॉन्स्टेंट फॉर ऑल। तो अगर मैं Q इज़ इक्वल टू CV का यहाँ पर यूज़ करूँ तो मुझे दिख रहा है कि V हर जगह पे बराबर है। तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। जो चार्ज है, चार्ज जैसे यहाँ पे आने के बाद में आप देखो ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन पे चार्ज जो है डिवाइड हुआ है। अब वो डिवाइड हुआ है तो उसने कैसे ये यहाँ पे डिसाइड किया कि यहाँ पे इस कैपेसिटेंस C1 पे कितना जाना है, C2 पे कितना जाना है, C3 पे कितना जाना है, तो इन कैपेसिटर्स पे कितना कितना चार्ज जाना है, वो डिसाइड करने का जो पैरामीटर है यहाँ पे, वो पैरामीटर यहाँ पे क्या है, उनका कैपेसिटेंस। क्योंकि सभी का वोल्टेज बराबर है, सभी पे पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो Q इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C। जो चार्ज यहाँ पे बटेगा या डिवाइड होगा वो इनके कैपेसिटेंस के रेशियो में यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो कैपेसिटेंस, जिसकी कैपेसिटी जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा चार्ज उसको वहाँ पर मिलने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट वी कैन राइट, अगर मान लीजिए जैसे वहाँ पर पहले भी हमने देखा हुआ है कि अगर n कैपेसिटर्स हैं और सभी का कैपेसिटेंस अगर C के बराबर है, अगर आप इनको सीरीज में ये पैरेलल में कनेक्ट कर दो तो C इक्वलेंट यहाँ पे सिंपली n इंटू C के बराबर हो जाएगा। कॉम्बिनेशन वगैरह देखने के बाद में अब कुछ एग्जांपल्स वगैरह यहाँ पे ले रहे हैं। तो सपोज एक बैटरी और उससे दो कैपेसिटर्स कनेक्टेड हैं। कैपेसिटर्स के प्लेट के बीच में जो गैप्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं, प्लेट एरिया दोनों के लिए एक के बराबर। तो जो कैपेसिटेंसेस होंगे इनके, वो कैपेसिटेंसेस अगर यहाँ पे देखें तो ये जो कैपेसिटर है, अगर मैं इसको C1 बोलता हूँ तो C1 इज़ एप्सिलॉन नॉट A बाई D1 हो जाएगा। और इसका जो कैपेसिटेंस है C2 इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A बाई D2 हो जाएगा। यहाँ पर इसमें मुझे ये निकालना है कि व्हाट इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। तो C1 C2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस तो बहुत आसान है इसके अंदर, C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। और जब मैं यहाँ पर इनको रखूँगा तो 1 बाई D1 D2 एक तो ये आ जाएगा, एक एप्सिलॉन नॉट A कैंसिल हो जाएगा। तो जो कैंसिल हो रहा है उसको मैं कैंसिल करते चल रहा हूँ ऑलरेडी। एक D1 D2 का टर्म आएगा, और क्योंकि मैंने एक एप्सिलॉन नॉट कैंसिल कर दिया यहाँ पे तो सिर्फ 1 बाई D1 प्लस 1 बाई D2 बचेगा। और उससे भी एक D1 D2 का टर्म आएगा, तो यहाँ पे D1 प्लस D2 डिवाइडेड बाय D1 D2 ये आएगा, जो कि कैंसिल हो जाएंगे। तो C इक्विवेलेंट का आंसर बहुत सिंपल सा आ गया, एप्सिलॉन A डिवाइड बाय D1 प्लस D2, दिस इज द C इक्विवेलेंट। पोटेंशियल डिफरेंस ऑन कैपेसिटर्स, तो कैपेसिटर्स पे कितना पोटेंशियल डिफरेंस है
ये मुझे पता करना है। तो इसके लिए कई तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यहाँ पर ये हो सकता है कि आप यहाँ पे ये निकाल लो कि चार्ज इन पे कितना आया है। तो चार्ज इज Q इज इक्वल टू C इक्वलेंट इंटू V। तो C इक्वलेंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो C इक्वलेंट निकाल लिया हमने इसमें। तो C इक्वलेंट यहाँ पर रख लेते हैं एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2। और एक बार अगर यहाँ पे ये Q आ गया तो Q डिवाइड बाय C1 C2 करेंगे तो उससे V1 V2 की वैल्यूज हमारे पास में आ जाएंगी। तो Q डिवाइडेड बाय C1 C2 वगैरह कर लेते हैं। तो उससे सपोज़ यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है और यहाँ जो पोटेंशियल डिफरेंस है सपोज़ वो V2 आया है। तो अगर मेरे को V1 कैलकुलेट करना है तो V1 इज़ दिस Q डिवाइडेड बाय C1। तो इस एप्सिलॉन नॉट A का टर्म है वो तो कैंसिल हो जाएगा यहाँ से और सिर्फ V बचेगा और V डिवाइड बाई D1 प्लस D2 बचेगा और D1 ऊपर चला जाएगा यहाँ से C1 से जो आएगा। तो V D1 डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2। तो ये तो हो गया इस पे। और अगर आप दूसरे पे कैलकुलेट करोगे तो इसी तरीके से दूसरे के लिए जो कैलकुलेशन होगी तो दूसरे कैलकुलेशन में जो V2 आएगा V2 फिर इतने के बराबर आ जाएगा। V2 इज़ सिंपली V D2 डिवाइडेड बाई D1 प्लस D2। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का दूसरा तरीका यहाँ पर एक ये हो सकता है कि ये दोनों सीरीज़ में है और सीरीज़ के लिए हमने ऑलरेडी देखा हुआ है यहाँ पर इसमें सीरीज़ के लिए कि चार्ज दोनों बराबर होता है और जो V आता है V इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू C होता है। और दोनों का अगर मैं कैपेसिटेंस देखूँ तो बस केवल D का डिफरेंस है। तो C जो है एक तरीके से C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D है यहाँ पर। तो C इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू D तो 1/C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D हो जाएगा। तो जो बैटरी यहाँ पे V वोल्ट प्रोवाइड कर रही है वो D के डायरेक्ट रेशियो में डिवाइड हो जाना चाहिए। तो अब D के रेशियो में V को डिवाइड कर लो तो दिस V इज़ टू बी डिवाइडेड इन द रेशियो D1 रेशियो D2। तो अगर आप V को D1 रेशियो D2 में डिवाइड कर लेते हो तो सिंपली इससे आंसर आ जाएगा। D1 रेशियो D2 के लिए एक फैक्टर बचेगा, D1 डिवाइड बाई D1 प्लस D2 का एक फैक्टर आएगा, इसको आप V से मल्टीप्लाई कर लो। और दूसरा जो फैक्टर आएगा वो D2 डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2 आएगा, इसको आप V से मल्टीप्लाई कर लो। तो ये इनके पोटेंशियल डिफरेंसेस हो गए। और एक बार पोटेंशियल डिफरेंस हो गए तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आप इजीली निकाल सकते हो। इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए तो सिंपली क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड आप ये भी देख लो कि चार्जेस यहाँ पर क्योंकि इक्वल है, चार्जेस आर इक्वल। अगर चार्जेस यहाँ पर इक्वल आ रहे हैं जैसे प्लस Q माइनस Q प्लस Q माइनस Q, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो यहाँ से यहाँ पे क्या हो जाएगा, और कोई तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं कर पाएगा यहाँ पे, सिर्फ ये प्लस Q माइनस Q करेंगे तो Q डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो Q डिवाइड बाय ए एप्सिलॉन नॉट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों बराबर ही आएगा। आपने चार्ज जो कैलकुलेट कर रखा है आप डायरेक्टली यहीं से भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे Q डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। तो Q डिवाइड बाई ए एप्सिलॉन नॉट इज़ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिंपली V डिवाइड बाई D1 प्लस D2 हो जाएगा और दोनों के लिए इतना होगा, दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आएगा यहाँ पर। या फिर आप ऐसे भी कर लो कि आप इसको E1 बोल दो। तो E1 कैलकुलेट करने के लिए आपको वहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए डिवाइड बाई डिस्टेंस चाहिए। सब कुछ यूनिफॉर्म है यहाँ पर, कोई इंटीग्रेशन की जरूरत नहीं पड़ रही हमें। तो V1 डिवाइड बाई D1 और V1 बाई D1 अगर आप करते हो तो दिस इज़ योर वैल्यू ऑफ V1। ये V1 की वैल्यू है यहाँ पर। तो V1 डिवाइड बाई D1 करेंगे तो D1 इसके नीचे चला जाएगा यहाँ पे और क्या बचेगा, सिर्फ V डिवाइडेड बाय D1 प्लस D2। इस वैल्यू को देख कर के आप बोल सकते हो कि सिंपली कि इसमें मैं कैलकुलेट तो कर रहा हूँ इस पहली वाले प्लेट के लिए, ऊपर वाली प्लेट के लिए, लेकिन इसमें कोई ऐसा पैरामीटर नहीं आ रहा जो कि ऊपर वाली प्लेट के लिए स्पेशल बात रखता हो कुछ। V ठीक है, D1 प्लस D2 आ रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि दोनों जगह सेम होना चाहिए। और ऑलरेडी हमने चार्जेस वाले से भी देख लिया कि चार्जेस दोनों पे सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड सब पे सेम होगा। तो आप बोल सकते हो कि कैपेसिटेंसेज अगर इस तरीके से सीरीज़ में कनेक्टेड है, एरिया अगर उनका सेम है सभी का, तो चार्ज तो सभी पे सेम होना ही होना है। तो Q बाई एप्सिलॉन नॉट भी सेम हो जाएगा और इलेक्ट्रिक फील्ड सभी में यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। रोल लेते हैं। तो ये एक सर्किट यहाँ पे दिया हुआ है। सर्किट में हमें कुछ फाइंड आउट करना है, जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस फॉर ईच कैपेसिटर हो गया, वर्क डन बाय दिस सेल एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स, ये सब पता करना है इसमें। तो ये पता करने के लिए पहले तो C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो C इक्विवेलेंट में आप देख लो यहाँ पे जो 3 और 6 है, ये 3 और 6 यहाँ पे सीरीज़ में है। और 3 और 6 अगर सीरीज़ में होते हैं तो आप इसको डायरेक्टली याद रखो कि 3 इंटू 6 डिवाइड बाय 3 प्लस 6 उससे 2 आ जाता है। तो इन दोनों से 2 आ जाएगा। अब ये जो 2 आएगा उस 2 के साथ ये जो 4 होगा ये पैरेलल में हो जाएगा, तो 2 प्लस 4 हो जाएगा 6।
अब यहाँ पे ये जो तीनों मिला करके हैं, ये तीनों मिला करके 6 के बराबर है, और 6 और 12 अब के बार यहाँ पर सीरीज़ में आ गए हैं, तो 6 और 12 सीरीज़ में आ गए हैं, तो 12 इंटू 6 72, 72 बाई 12 प्लस 6 18, तो 72 बाई 18 कितना हो जाएगा 4। तो सिंपली फटाफट इसकी कैलकुलेशन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बहुत इजी कैलकुलेशन है, कुछ करना नहीं खास यहाँ पे। तो 3 और 6 ये हमने देख लिया कि 2 हो जाएगा 3 और 6 से, 2 प्लस 4 हो जाएगा 6, तो 12 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 6, सब कुछ माइक्रोफेरेड में यहाँ पे, तो 4 माइक्रोफेरेड, दिस इज़ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस वी हैव। फिर सेकंड नंबर पे है कि चार्ज पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो अब क्योंकि कैपेसिटेंस इस बैटरी को क्या दिखता है, इस बैटरी को दिखता है कि ठीक है ये 3 4 5 जो भी है वो हैं, लेकिन इनका नेट क्या है, तो नेट है 4 माइक्रोफेरेड, तो कितना चार्ज बैटरी को प्रोवाइड करना पड़ेगा, तो दिस 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 24। जब हम बोलते हैं बैटरी प्रोवाइड करना पड़ेगा, इसका मतलब सिंपली है कि बैटरी से होते हुए इतना चार्ज फ्लो करेगा, बैटरी इज़ नॉट प्रोवाइडिंग एनी चार्ज, लेकिन कहने को ऐसा कह दिया जाता है कि बैटरी इज़ प्रोवाइडिंग चार्ज, बैटरी के थ्रू होकर कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, तो दैट इज़ 24 माइक्रोकूलम यहाँ से फ्लो होगा। अब देखिए जो बैटरी के यहाँ से इस टर्मिनल से होते हुए जो चार्ज यहाँ पे जा रहा है, तो ऑब्वियस है कि वो तो यहीं तक ही जाएगा, लेकिन फिर वही इंडक्शन और ये सब जो होकर के यहाँ पे चार्जेस आते चले जाएंगे हर जगह पे। तो चार्जेस यहाँ पर क्या क्या आते जा रहे हैं उसका देखते जाते हैं हिसाब किताब, +24 -24, ठीक है ये हुआ। अब 24 इधर जाएगा, इधर जाने के बाद में ये एक जंक्शन आ गया, इस जंक्शन पे जाके 24 को डिवाइड होना है, और जब 24 यहाँ पर जाएगा तो फिर उसको अब यहाँ पर ये देखना है कि इधर कितना जाना है और इधर कितना जाना है, 24 में से डिवाइड होगा। तो सर्किट का ये वाला जो पार्ट है यहाँ पे, दिस पार्ट, सर्किट का ये वाला जो पार्ट है, इसको मैं अब इन सर्किल कर देता हूँ, सर्किट का ये जो पार्ट है, तो इस पार्ट को आप इमेजिन कर सकते हो कि इट इज़ लाइक दिस, कि जो 4 है आपका, ये तो रहा 4 और 3 और 6 एक तरीके से इसका इक्विवेलेंट था 2, और यहाँ पे एंट्री करना चाहता है 24, तो 24 माइक्रोकूलम जो है वो यहाँ पर इस कॉम्बिनेशन में एंट्री कर रहा है, और जब वो एंट्री करेगा तो वो देखेगा कि जो पोटेंशियल डिफरेंस इस 4 पे है वही पोटेंशियल डिफरेंस इस 2 पे है। तो फिर कैसे डिवाइड होना चाहिए उसको, कैपेसिटेंस के रेशियो में, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों पे बराबर है, और दो कैपेसिटर्स पे अगर पोटेंशियल डिफरेंस बराबर है तो चार्ज उनकी कैपेसिटी के रेशियो में होगा। तो 4:2 का मतलब सिंपली क्या हो जाएगा, 2:1, तो 2:1 में आपको 24 को डिवाइड करना है, तो 24 को अगर आप 2:1 में डिवाइड करोगे तो 16, और यहाँ पे कितना चार्ज होगा 18, तो 16 और 18 होना चाहिए। अब 16 और 18 होना चाहिए, तो 16 तो इसके पास पहुँच चुका है एक तरीके से, इसका मतलब तो 16 चार्ज यहाँ पर पहुँच जाएगा, तो +16 और यहाँ पे हो जाएगा -16, ये इनर फेसिंग सर्फेसेस पे होंगे, और 8 यहाँ पे जाएगा, और क्योंकि दोनों सीरीज़ में है तो दोनों पे 8 ही होंगे, तो इट इज़ +8 -8 +8 -8। तो जहाँ तक चार्जेस की बात थी, हर जगह चार्जेस हमने यहाँ पे लिख दिए हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की बात हो रही है, तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए आप डायरेक्टली चार्जेस आ चुके हैं, तो V निकालने के लिए हमें Q/C करना होता है, तो चार्ज बाई C करते चले जाएंगे, और उससे हर जगह का पोटेंशियल डिफरेंस हम पता कर सकते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसमें हर जगह पे, तो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यूज़ एट डिफरेंट लोकेशंस, तो Q/C इसके लिए करेंगे तो इट विल गिव 2 वोल्ट, ठीक है, इट विल गिव 2 वोल्ट। तो 2 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर पे आ रहा है। अब आप देखो कि अगर इस कैपेसिटर पे 2 वोल्ट का आ रहा है, तो एक लूप अगर आप यहाँ पर कंसिडर करो, उस लूप को आपको कैसे देखना है, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से स्टार्ट किया, तो आप इसके साथ साथ चलते चले जाओ, 6 बढ़ गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे जैसे हमने क्रॉस किया 6 बढ़ गया, 6 का राइज आ गया, फिर उसके बाद आप जब इसको क्रॉस कर रहे हो तो 2 का डिप हो गया, 2 चला गया नीचे, ठीक है, उसके बाद में 2 नीचे जा चुका है। अब आप ऊपर की रास्ता पकड़ लो, ऊपर का रास्ता आपने पकड़ा यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 नीचे चला जाना चाहिए, क्योंकि यही रास्ते में आया है। तो यहाँ से यहाँ जब आप गए तो 6 बढ़ा, 2 घटा, फिर उसके बाद 4 और घटा, तो 16/4 कितना है, 4 ही तो होगा, 16/4 इज़ 4, तो यहाँ पे 4 और घटेगा। तो आप किसी भी लूप में घूम जाओ, जितना बढ़ेगा उतना घटना चाहिए उस लूप के अंदर, हमेशा KVL फॉलो होना चाहिए। जितना पोटेंशियल राइज है यहाँ पर इस पे और इस पे मिला के उतना ड्रॉप हो जाएगा। अगर आप ऊपर वाले पे जाने की बजाय नीचे वाला पाथ अगर ले लो, तो इस तरीके से अगर आप मूव करना शुरू कर दो, यहाँ से यहाँ गए तो 6 बढ़ा यहाँ पर इसमें, फिर उसके बाद में आप यहाँ से यहाँ गए तो फिर ये 2 कम हुआ, फिर यहाँ से यहाँ जाओगे कुछ और कम होगा,
फिर यहाँ से यहाँ जाओ कुछ और कम होगा। आप बोल सकते हो कि ये जो दोनों हैं 3 और 6 इस पे मिला करके 4 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 यहाँ पर हो चुका है, 2 का ड्रॉप यहाँ पर आ चुका है। तो इस पे और इस पे मिला करके जो है वो 4 के बराबर आ जाना चाहिए, और हम देख लेंगे कि 4 के बराबर आएगा अभी कैलकुलेट करके। तो जैसे अभी हमने देखा यहाँ पे कि इस पे पोटेंशियल डिफरेंस तो 16/4 से 16/4 यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो इस पे पोटेंशियल डिफरेंस आ गया 4 वोल्ट के बराबर। फिर इसी तरीके से अगर आप यहाँ देखो तो 8 चार्ज हो गया, 3 कैपेसिटेंस हो गया, तो यहाँ पे 8/3 के बराबर हो गया, 8/3 वोल्ट। 8/6 यानी कि 4/3 हो गया। और अगर आप इन दोनों को ऐड कर लो 8 + 4 कितना होता है 12, 12/3 कितना हो जाएगा 4। तो जैसे अभी हमने देखा था उसी तरीके से यहाँ पे 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज डन, चार्ज एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज डन। नाउ वी हैव टू फाइंड द वर्क डन बाय सेल एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर्स। तो वर्क डन बाय सेल अगर मेरे को कैलकुलेट करना है तो सेल से कितना चार्ज गया है जस्ट वो देखना होगा यहाँ पे। तो वर्क डन बाय दिस बैटरी और सेल, दिस इज इक्वल टू चार्ज फ्लोन थ्रू दी सेल मल्टीप्लाइड बाय EMF और पोटेंशियल डिफरेंस हियर। तो 24 × 6 इज 144 एंड यूनिट विल बी माइक्रोजूल, क्योंकि चार्ज माइक्रोकूलम में था। फिर इसके बाद में कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है इन सभी कैपेसिटर्स में, तो डायरेक्टली Q²/2C से कर सकते हो या ½ C=V² से कर सकते हो। तो टोटल कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है, तो आप इंडिविजुअली सबका Q²/2C करते चले जाओ, उससे भी आ जाएगा। तो कितनी एनर्जी स्टोर हो रही है यहाँ पे, तो ½ C= इज़ वॉट, C= यहाँ पे हमारा आया था 4। कितने की बैटरी हमने लगा रखी है 6, तो 6 का स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर इज 4/2 इज 2, 2 × 2 36 is 72, तो 72 माइक्रोजूल आ रहा है। तो आप यहाँ से अगर देखना चाहो कि कितनी हीट वगैरह प्रोड्यूस हो रही है वो भी निकाल सकते हो आप यहाँ पे, कि बैटरी ने तो इतना वर्क किया लेकिन इतनी ही यहाँ पर एनर्जी स्टोर हुई इसमें, तो बाकी का जो बचा हुआ है वो एक तरीके से यहाँ पे हो गया हीट, एंड दिस हीट इज़ 72 माइक्रोजूल। और अगेन 50% यहाँ पर हीट में चला गया, बैटरी का जो वर्क डन उसका 50% पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर हो गया, बाकी का हीट में यहाँ पर चला गया। और इस आंसर को हम डायरेक्टली बता सकते थे, क्योंकि हमेशा ही क्या होता है बैटरी केस में कि अगर कोई अनचार्ज कैपेसिटर अगर आप बैटरी से कनेक्ट करते हो, एनी अनचार्ज कैपेसिटर इज़ कनेक्टेड विद द बैटरी, तो अगर कोई भी अनचार्ज कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट होता है तो उस केस में हमेशा ही बैटरी का 50% जो वर्क डन है वो चला जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये V और ये C है, तो इसके पास अल्टीमेटली CV - CV चार्जेज आ जाता है, बैटरी से CV चार्ज जाता है, तो बैटरी से कितना वर्क होता है CV², लेकिन कितना स्टोर होता है ½ CV²। तो जब भी कोई अनचार्ज कैपेसिटर होगा तो उसको अगर आप एक बैटरी से कनेक्ट करोगे तो जो हीट डेवलप होगी वो 50% हो जाएगी, 50% ऑफ द वर्क डन बाय द बैटरी। तो ये जो पूरा सिस्टम है यहाँ पे 4, 5, 6 कैपेसिटर का सिस्टम जो भी है वो एक तरीके से एक सिंगल कैपेसिटेंस ऑफ 4 माइक्रोफेरेड के बराबर ही है। तो बिल्कुल वैसे बिहेव करेगा जैसा ये सर्किट बिहेव करता है, तो यहाँ पर 50% जो है वो इसमें चला जाएगा।